जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोग देखें कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा र्यूमर में आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक, आज देखेंगे तापांतर में कैसे संबंध होता है। जैसे सवाल ऐसे आता है कि सेल्सियस पैमाने पर तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पे तापांतर कितना होगा, केल्विन पैमाने पे तापांतर 100 केल्विन है तो सेल्सियस पे कितना होगा। या इस तरह से आता है कि किसी वस्तु के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी गई तो यह वृद्धि फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितनी होगी। यदि किसी वस्तु के ताप में 200 केल्विन की वृद्धि कर दी गई तो सेल्सियस पैमाने पर यह वृद्धि कितनी होगी। यदि किसी वस्तु के ताप में 15 या 16 डिग्री र्यूमर की कमी कर दी गई तो यह कमी सेल्सियस पैमाने पर कितनी होगी। कुल मिलाकर इस तरह का जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है परीक्षा में, और आता ही है, आप ध्यान दिए होंगे पेपर, तो वो डायरेक्ट हम आपको बता देंगे तरीका, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि सेल्सियस पैमाने पर एक खाने की लंबाई और फ़ारेनहाइट पैमाने के एक खाने की लंबाई में क्या संबंध होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के एक खाने की लंबाई और र्यूमर पैमाने के एक खाने की लंबाई में क्या संबंध होता है। इस तरह से सवाल हम लोग आज देखेंगे। ठीक, और आज हो सकता है अशुद्ध तापमापी भी देख लें। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, लेक्चर बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग डायरेक्ट अगर फार्मूला बताएं आपको तो डेल्टा सी अपान 5 बराबर डेल्टा एफ अपान 9 बराबर डेल्टा के अपान 5 बराबर डेल्टा आर अपान 4, यही रिलेशन होता है। तापांतर वाला रिलेशन यही है। एक ऐसा रिलेशन है, तापांतर का रिलेशन है। तापांतर मतलब क्या होता है, ताप में वृद्धि भी हो सकता है और ताप में कमी भी हो सकता है। ठीक है, तापांतर माने क्या होता है, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, मतलब ताप में अंतर होना चाहिए। जहाँ कौन क्या है देख लो, जहाँ डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी है सेल्सियस पैमाने पर तापांतर। तापांतर का मतलब समझ रहे हैं, या ताप में वृद्धि कह देगा या ताप में कमी। ताप में वृद्धि या ताप में कमी, किस पर, सेल्सियस पैमाने पर, डेल्टा सी। और डेल्टा एफ क्या होता है, ये भी है तापांतर, लेकिन किस पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापांतर है। तापांतर का मतलब तो समझ गए हैं कि ताप में वृद्धि या कमी। ये क्या है, के है केल्विन पैमाने पर तापांतर। और कौन है, र्यूमर। ये आर क्या है सर, र्यूमर है। र्यूमर पैमाने पर तापांतर। ठीक, ये सभी पैमाने पे तापांतर, हम आपको तापांतर में संबंध देख लिए। इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से कहेगा सेल्सियस पैमाने पर तापांतर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पर तापांतर कितना होगा। एक तो नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ कुछ भी कर सकता है वो कि सेल्सियस पैमाने पर तापांतर 25 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पे तापांतर बताइए, केल्विन पर तापांतर बताइए, र्यूमर पर, अभी होमवर्क देंगे ध्यान दीजिएगा, र्यूमर पर तापांतर बताइए। फिर अगला क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, यदि किसी वस्तु के ताप में 27 डिग्री से फ़ारेनहाइट की वृद्धि कर दी जाए तो यह वृद्धि सेल्सियस पर कितनी होगी, ऐसा भी आएगा। फिर आएगा, यदि किसी वस्तु के ताप में 100 केल्विन की कमी की हो जाए तो यह कमी सेल्सियस पर कितनी होगी।
सेल्सियस पर ही जरूरी नहीं पूछे, वो अन्य पर पूछेगा। यदि किसी वस्तु के ताप में 100 केल्विन की कमी कर दी जाए तो यह कमी फ़ारेनहाइट पे कितनी होगी, यह कमी र्यूमर पर कितनी होगी, ठीक, यह कमी सेल्सियस पर कितनी होगी। और यहाँ भी जैसे कहा गया किसी वस्तु के ताप में 27 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि कर दी जाए तो पूछेगा कि यह वृद्धि सेल्सियस पर कितनी होगी, यह वृद्धि केल्विन पर कितनी होगी, यह वृद्धि र्यूमर पर कितनी होगी। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा, समझ गए होंगे। तो आइए, कुछ नहीं, तुरंत इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर, इस फार्मूले में रखिए आंसर। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक, पहला का सॉल्व देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, सेल्सियस पे हमारे तापमान 25 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला जोड़ा ले लो, काम खत्म। क्या, डेल्टा सी अपॉन 5 बराबर डेल्टा एफ अपॉन 9, यही जोड़ा लेना है क्योंकि दोनों की बात किया है। डेल्टा सी के स्थान पे क्या रखोगे, 25, तो इसके स्थान पे रख दो 25 अपॉन 5 बराबर डेल्टा एफ अपॉन 9, 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45। आंसर क्या आ गया, डेल्टा एफ का वैल्यू आ गया 45, ठीक। तो आंसर आ गया आपका क्या, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आएगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर। लो, सिंपल है कि नहीं सर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बस वैल्यू रखो, आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देखिए दूसरा सवाल है, यदि किसी वस्तु के ताप में 27 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि कर दी जाए तो यह वृद्धि सेल्सियस पर कितनी होगी। तो देखिए वृद्धि कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, वृद्धि, ये नहीं कि 27 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, वो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी गई, अर्थात ताप में अंतर आ गया है। तो ये फार्मूला रखेंगे। तो देखो कौन सा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, फिर यही जोड़ा उठा लो। क्या रखो ना, फ़ारेनहाइट के स्थान पे 27 रखो, डेल्टा सी अपॉन 5, फ़ारेनहाइट के स्थान पे क्या 27 अपॉन 9, 9 × 27, 5 × 15, डेल्टा सी इक्वल टू क्या आ गया 15। तो आंसर क्या हो गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट सवाल जो ये है इसको भी लगा लो। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, कुछ नहीं, यदि किसी वस्तु के ताप में 100 केल्विन की कमी हो जाए तो यह कमी सेल्सियस पर कितनी होगी। सीधी सी बात से देख लो, केल्विन और सेल्सियस पहले देख लो। सेल्सियस और केल्विन सर बड़े मज़ेदार संबंध होता है, सेल्सियस और केल्विन पर बड़े मज़ेदार संबंध होता है। इसका मतलब डेल्टा सी बराबर डेल्टा के होता है, डेल्टा सी बराबर डेल्टा के, अर्थात दोनों का तापांतर सेम होता है, दोनों में तापांतर में कोई कमी नहीं होता। केल्विन में अगर 100 केल्विन का तापांतर है तो सेल्सियस पर भी 100 सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात। तो अगर कहा जाए किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई तो केल्विन पर कितनी वृद्धि होगी, 1 ही केल्विन की होगी। अगर किसी वस्तु के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई तो केल्विन पर कितनी होगी, 10 केल्विन की होगी। तो यहाँ भी केल्विन के स्थान पे क्या रखोगे 100, तो सेल्सियस में कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बातें समझ में आ गई, शायद आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब आगे चलें। देखिए ये है क्वेश्चन 1 2 3, 3 क्वेश्चन यहाँ, 4 5 6, 6 क्वेश्चन होमवर्क हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप होमवर्क में दीजिएगा, तापांतर पे हैं। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन और देंगे, ठीक। देखिए क्या, C1 F1 K1 R1 में संबंध, इसका मतलब क्या है C1 का मतलब है सेल्सियस पैमाने पर एक खाने की लंबाई, F1 का मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने पे एक खाने की लंबाई, K1 मतलब केल्विन पैमाने पे एक खाने की लंबाई, R1 मतलब र्यूमर पैमाने पे एक खाने की लंबाई। ये खाने की लंबाई में संबंध आपको बताने जा रहे हैं एकदम जादुई तरीके से। कौन सा मेथड, सी मेथड, जादुई तरीके से मैं बता दूंगा, आप आराम से लगा लीजिएगा। सी मेथड से किसी भी तरह का संबंध आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, तमाम क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब इसमें इतना क्वेश्चन है कि आपको देखो C1 संबंध है F1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 2 अगर देखें तो F1 संबंध है C1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 3 देखें तो C1 संबंध है K1 क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन 4 देखें, K1 संबंध है C1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 5 C1 संबंध है R1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 6 R1 संबंध है C1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन 7 फिर ऐसे ही बढ़ा देंगे हम।
F1 संबंध है K1 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन 8 K1 संबंध है F1 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। और भी क्वेश्चन अगर आपको मन में है तो एक दो क्वेश्चन और लिख सकते हैं कि F1 संबंध है R1, F1 संबंध है कुछ भी देख लीजिए। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आप, ये क्या है इसका मतलब, कहेगा इसका मतलब है सेल्सियस पैमाने पे एक खाने की लंबाई और फ़ारेनहाइट पैमाने के एक खाने की लंबाई में संबंध। फ़ारेनहाइट पैमाने की एक खाने की लंबाई और सेल्सियस पैमाने के एक खाने की लंबाई में संबंध। सेल्सियस पैमाने के एक खाने की लंबाई में संबंध, केल्विन पैमाने की एक खाने की लंबाई में संबंध। केल्विन पैमाने की एक खाने की लंबाई में संबंध, सेल्सियस पैमाने की एक खाने की लंबाई में संबंध। पहले सेल्सियस फिर र्यूमर, पहले र्यूमर फिर सेल्सियस, इस तरह से क्वेश्चन देता है एग्जाम में। कहता है सेल्सियस पैमाने की एक खाने की लंबाई में संबंध था, फ़ारेनहाइट पैमाने की एक खाने की लंबाई में क्या संबंध होगा। आप लगाते कैसे हैं मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। आपके दिमाग में है कि देखो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने चले हम तो इस तरह से लगाते हैं आप कि सेल्सियस पैमाने पर खानों की कुल खानों की संख्या 100 होती है, तो एक खाने की लंबाई, एक खाने की लंबाई, और प्यार से लगाएंगे तो समझ में थोड़ा होता है, 1/100 हो जाएगा। कुल खाने जब 100 हैं तो एक खाने की लंबाई 1/100, और फ़ारेनहाइट पर कुल खानों की लंबाई 180। कुल खाने कितने हैं 180, तो एक खाने की लंबाई, एक खाने की लंबाई F1 बराबर 1/180। अब इतना कर पाइए तब, तो C1 संबंध है F1 बराबर C1 का वैल्यू 1/100, F1 का वैल्यू 1/180, तो आ जाएगा 180/100। ये आ जाएगा, 2 से घटा दो, 2 9 18, 2 5 10, 9 संबंध है 5। ये आ जाएगा आंसर, 9 संबंध है 5। और अगर यहाँ F1 संबंध है C1 कर देगा तो 5 संबंध है 9 उल्टा हो जाएगा, तो F1 ऊपर होगा C1 नीचे होगा। बात समझ रहे हैं। अब गलती क्या होती है बच्चों की कि बच्चे बस डायरेक्ट कर देते हैं, 100/180 कर देते हैं, वहीं सत्यानाश हो जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या कैसे करें, खाना के याद रखें क्या रखें। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ करना ही नहीं। देखो जादू से बताऊँगा, C मेथड, सब चाहे जो पूछेगा उत्तर आ जाएगा। C मेथड से देखो, तापांतर पढ़े हो ना, देखो तापांतर पढ़े हो तो चलो कैसे करेंगे। देखो C1 / 5, वहाँ डेल्टा C था ना, C1 हो गया। ये क्या लगा रहे हो सर, ये तीर लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, केवल ऐसे बीच में गैप करो, बस बताता हूँ। F1/9, फिर बीच में गैप, K1/5, फिर बीच में गैप, R1/4। बस बराबर नहीं है, ये मत सोचना बराबर है। ये देखो तीर लगा रहा हूँ, ये बराबर तो नहीं है बिल्कुल, पहले तो ये जान लेना। सर ये बराबर नहीं है, नहीं, ई क्या लगा रहे हैं, यही तो C मेथड है, ये है C मेथड, तीर लगा रहे हैं। तीर का मतलब क्या है, मतलब C1 से F1 की तरफ भी जा सकता है, F1 से C1 की तरफ भी आ सकता है। ये तीर बता रहा है आपस में इनमें क्या संबंध है। कैसे हम सर हल करें, हल करने बस इतना फार्मूला अगर आपको याद है तो आप सब हल कर लोगे। कैसे, ये सर ये तो डेल्टा C वाला ही है, हाँ वही है, डेल्टा C वाला ही। देखो कैसे, C1 संबंध F1 लाना है तो सर्किल फार्मूला, इसका नाम हमने क्या दिखा है, इस फार्मूले को कहते हैं सर्किल फार्मूला। हमने इसका नाम अलग से रख दिया, एक नया फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सर्किल फार्मूला। C मेथड मतलब हमने इसका नाम रखा है सर्किल फार्मूला। अर्थात आप कुछ न करिए, सर्किल बनाइए, आंसर पाइए। C1 से उठाइए, ये ले आइए यहाँ, ऐसे आ गया जादू। सर्किल अब तैयार करिए, C से F कह रहा था ना, तो ये देखिए अब सर्किल कैसे बनेगा, ऐसे आए तो ऐसे वापस ले जाओ, तब ना सर्किल बन गया कि नहीं। देखो बन गया कि नहीं, एक सर्किल बन गया ना। याद रखना, ऐसे नहीं कि ऐसे ले आए फिर ऐसे ले आए, नहीं, जिस तरह से उठाओगे उसी तरह से पूरा घुमा दोगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे ऊपर है। जैसे ऐसे चले तो पूरा घुमाओ, तो पूरा घुमाओगे तो 9 से 5 की तरफ जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 9 संबंध है 5। यही तो आया था, जादू समझ में आया। हाँ अब समझो, F1 संबंध है C1, तो क्या हो गया, इधर से इधर चलो, चलो हम चला के दिखा रहे हैं। ये देखो F1 से C1 आए तो इधर से फिर ऐसे आएगा, 5 संबंध है 9, हो गया कि नहीं आंसर। आगे देखो C1 संबंध है K1, C1 से K1
अब देखो यहाँ से हम ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये ऐसे गए C से K की तरफ, C से K की तरफ गए और फिर 5 से 5 की तरफ आए, तो 5 से 5 संबंध है 5 मतलब एक संबंध है एक, 5 संबंध है 5 मतलब एक संबंध है एक। अब K1 से C1 भी आओ तब भी वही 5 संबंध है 5 होगा, अर्थात एक संबंध है एक ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 संबंध है 5 मतलब एक संबंध है एक। फिर क्या है C1 से R1, C1 से R1 जाओ, यहाँ से जाओ यहाँ देख लो C1/5 बराबर R1/4, तो C1 से ये R1 पे गए और वापस आए 4 से 5 की तरफ, तो 4 संबंध 5 हो गया, 4 संबंध 5। और अगर आपको R1 से C1 ले आना है तो देखो क्या हो जाएगा, C1/5 बराबर R1/4, तो R1 से C1 आओ, ऐसे ऐसे लाए तो फिर ऐसे ले जाओ, 5 संबंध 4 हो जाएगा। जादू सीख लो। अब सर F1 से K1 जा रहा है, देखो F1 से K1 बता दे रहा हूँ, बस वही ऊपर वाला फार्मूला से मैं सब जादू सिखा दूंगा आपको। F1/9 ये हो गया आपका एरो, K1/5, F1 K1 का रहा है, इसका मतलब F1 से K1 की तरफ जाना है, वापस 5 से 9 वापस आना है। इसी तरह से सर्किल बनेगा। तो क्या 5 से 9, 5 से 9, 5 से 9, 5 से 9 संबंध हो गया। अब K1 से F1, चलो इधर फिर मिटा के K1 से F1 कर देते हैं। K1 से F1 क्या कह रहा है, अर्थात इधर से ऐसे आओ और वापस ऐसे चले जाओ, K1 से F1 की तरफ आओ तो ऐसे ही घूमोगे, तो 9 संबंध है 5। मन उत्तर आएगा, आप सोच लो। आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये बातें, कॉन्सेप्ट मेरा जादू समझ में आया। एक खाने की लंबाई में संबंध देख रहे हो, सब आ गए, कुछ नहीं करना होता, बस ये फार्मूला याद ही रहेगा, डेल्टा C वाला तापांतर वाला याद ही है। सर कैसे, अरे पगलू एक ही फार्मूला ही तो है, देखो C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4, यही तो था फार्मूला, तो यही था, एक ही फार्मूला था ना। बस इसी फार्मूले में ये तापांतर, ये ताप का था, ताप का, इसी फार्मूले में इसे ख़त्म करो, इसे ख़त्म करो, तापांतर आ जाए तो डेल्टा C/5 बराबर डेल्टा F/9, भाई अंतर आ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, डेल्टा K/5 बराबर डेल्टा R/4, ये आ गया तापांतर वाला। और एक खाना वाला सर, यही चीज़ एक खाने में बदल जाएगा, और क्या, C1/5 ये डैश F1/9 डैश K1/5 डैश R1/4, एक ही फार्मूला तो है मेरे भाई, घुमा दिए हैं बार बार। अब वो ये घुमाना है, सर्किल बनाना है, बस आंसर पा जाओगे। अगर एक खाने की लंबाई में संबंध पूछा तो C1 F1 K1 R1 ये सब क्या है, एक खाने की लंबाई में है, एक खाने की लंबाई है, एक भाग है, एक खाने की लंबाई में संबंध वाले फार्मूले हैं। तो कैसे फार्मूला निकल रहा है देख रहे हैं आप, कुछ नहीं करना है, इसे हटा रहे हैं, C1 क्या है, F1 क्या है, K1 क्या है, R1 क्या है, लिख दे रहे हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जादू से आप उत्तर मारिए, एक को गलत नहीं होगा, पूरा जादुई तरीके से, ठीक। जहाँ कौन क्या है, जहाँ कौन क्या है बताओ, जहाँ C1 F1 K1 और R1 क्या हैं, ये सब ये क्या है भाई, इसे हम लिख सकते हैं कि ये है सेल्सियस पैमाने पर एक खाने की लंबाई, सेल्सियस पैमाने पर एक खाने की लंबाई। ये क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक खाने की लंबाई, ठीक। और ये क्या है, केल्विन पैमाने पर एक खाने की लंबाई। ये क्या है, र्यूमर पैमाने पर एक खाने की
लंबाई। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम बात आगे करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 0 केल्विन को ही हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप। क्या पढ़ना है, परम शून्य ताप। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, यही ना, 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। अब 0 केल्विन को हमने आपको बताया था कि आप इसका वैल्यू सेल्सियस में फाइंड आउट करिएगा, सेल्सियस में पता लगाइएगा, फ़ारेनहाइट में पता लगाइएगा और र्यूमर में पता लगाइएगा। पिछले क्लास में ताप का तापमापन का जो लेक्चर 1 है उसमें हमने ये वैल्यू दिया था आपको होमवर्क, आपने फाइंड आउट भी किया होगा आशा करता हूँ। और हम सेल्सियस में अगर इसको हल करें तो ऐसे करेंगे, C/5 K - 273/5, 5 से कट जाएगा। सेल्सियस के स्थान पे पता करना है, सेल्सियस में केल्विन के स्थान पे 0 रखना है। तो C बराबर केल्विन 0 - 273, तो C बराबर क्या हो जाएगा, -273। तो आंसर आ गया आपका -273 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस पे क्या आ गया, -273 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से फ़ारेनहाइट र्यूमर में भी आप पता कर सकते हो। तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस ये क्या कहलाते हैं, परम शून्य ताप। अब बताइए 0 केल्विन होने का मतलब यही न्यूनतम संभव ताप है। परम शून्य ताप माने, परम मतलब क्या होता है, परम मतलब या बड़े के लिए लगा तो उससे बड़ा कोई नहीं, और छोटे के लिए लगा तो उससे छोटा कोई नहीं। ठीक, तो परम शून्य ताप, शून्य छोटे के लिए लग रहा है तो परम शून्य ताप यही क्या है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप, संभव ताप इसका मतलब क्या हुआ, न्यूनतम संभव ताप। जो भी ताप संभव है वो सबसे कम ताप यही है 0 केल्विन, इससे नीचे ताप संभव नहीं है। तो केल्विन पे क्या -1 केल्विन ताप संभव है, केल्विन पे -1 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन के नीचे तो संभव ही नहीं है, तो -1 केल्विन ताप संभव नहीं है। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। केल्विन स्केल पर माइनस में ताप संभव, निगेटिव टेम्परेचर संभव नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है, तो केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। बाकी र्यूमर, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे तो आ सकते हैं, लेकिन केल्विन पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन ही परम शून्य ताप है और इसके नीचे ताप ही नहीं जाना है, तो माइनस पे नहीं मिलेगा केल्विन पर ताप, इसीलिए कहा जाता है केल्विन पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। ठीक, तो केल्विन पैमाने को पर एक और पैमाने स्केल, देखो केल्विन पैमाने का नाम आप एक नाम और जानिएगा। केल्विन पैमाने को देखो, एक तो कहते हैं परम ताप पैमाना, परम ताप पैमाना, और एक नाम है ऊष्मागतिकी पैमाना, ऊष्मागतिकी पैमाना। ठीक, केल्विन पैमाना को परम ताप पैमाना या ऊष्मागतिकी पैमाने के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना, कभी आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ लीजिएगा। और इस पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है, ऋणात्मक ताप संभव नहीं, ऋणात्मक ताप संभव नहीं है। ठीक, तो ये रही बात, इसको हम अभी लिख देते। देखिए क्या पूरा हमने लिख दिया है। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, यही न्यूनतम संभव ताप है या -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। पदार्थ के जो अणु होते हैं जो लगातार मोशन में रहते हैं, माइनस में जाओ, -273 तक कर उसे डिक्रीज कर दो टेम्परेचर को, तो उनके मोशन भी 0 हो जाएगा। और इस ताप पर गैस का दाब शून्य हो जाता है। जो आपने दाब पढ़ा होगा, दाब और ताप में संबंध, ठीक इस तरह से पढ़ा होगा। अगर दाब और ताप में संबंध आपने पढ़ा हो तो ये पढ़ा होगा PT बराबर P0 1 + T/273। ठीक, यहाँ T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, ये पढ़ा होगा। तो T का वैल्यू अगर आप -273 रखो, देखो तो -273 पर क्या होगा, P0 0 डिग्री पर दाब है, 1 + -273/273 अगर पढ़ा होगा तब ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 अर्थात 1 में से 1 गए 0, तो P -273 पर गैस का दाब भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से आयतन के लिए फार्मूला, आयतन और ताप में अगर संबंध आपने पढ़ा हो तो VT बराबर V0 1 + T/273 पढ़े होंगे, ये होता है। तो T का मान 273 रखो तो V - 273 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आयतन भी 0 हो जाएगा। तो इस ताप पर गैस का दबाव भी 0 हो जाएगा, आयतन भी 0 हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक बात बता दें कि कोई गैस इस ताप तक अभी ठंडा ही नहीं की जा सकती, कोई -273 तक ठंडा ही नहीं कर पाए हैं, इसीलिए लिखा हूँ हो जाएगा।
मतलब अभी किसी गैस को यहाँ तक ठंडा नहीं किया गया है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा कि देखो फार्मूले से तो बता रहा है कि इस टेम्परेचर पर प्रेशर जीरो हो जाएगा, इस टेम्परेचर पर आयतन जीरो हो जाएगा। बट अगर हम किसी भी गैस को ठंडा करते हैं, माइनस में ले जाते हैं, तो जैसे -273 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने से पहले ही गैस क्या होती है, गैस लिक्विड में बदल जाती है। ठंडा करने पर गैस को ठंडा करोगे तो किस में बदलती है, लिक्विड में। लिक्विड को गर्म करोगे किस में बदलेगा, गैस में। तो जैसे ही गैस को हम ठंडा करते 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 -273 पहुँचे, उससे पहले ही -273 पहुंचने से पहले ही गैस किस फॉर्म में चली जाती है, लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, द्रव में चली जाती है। तो इस टेम्परेचर पे अभी तक किसी गैस को हम ले नहीं जा पाए हैं। ठीक, हाँ, ये है कि इस फार्मूले ने ये हमें ज़रूर बताया कि इस टेम्परेचर पर जाएगा अगर कोई तो जीरो हो जाएगा। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि इस ताप पर जीवन ही संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। तो एक कोई भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में कह देगा कि 0 केल्विन परम शून्य ताप क्या है, तो 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस है। इस ताप पर पदार्थ के किस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, तो परम शून्य ताप पर। किस ताप पर गैस का दाब शून्य हो जाएगा, परम शून्य ताप पर। किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, परम शून्य ताप पर। किस ताप पर जीवन संभव नहीं, परम शून्य ताप पर। तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछ ले तो बता सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक सिरा, इसका निचला सिरा क्या है, लोअर पॉइंट क्या है, इसका लोअर पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अपर पॉइंट क्या है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपसे सवाल करता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का लोअर पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों होता है, क्योंकि किसी भी जीवित मनुष्य के शरीर का न्यूनतम ताप यही होता है। किसी भी जीवित मनुष्य के शरीर का न्यूनतम ताप है, जीवित मनुष्य के शरीर का न्यूनतम ताप, और यही है ऊपर देखोगे जीवित मनुष्य के शरीर का अधिकतम ताप। ठीक है, तो जीवित मनुष्य के शरीर का न्यूनतम ताप क्या होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अधिकतम ताप कितना है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। अब क्या है कि अगर 95, इसका मतलब क्या होता है, न्यूनतम ताप माने इससे नीचे ताप अगर हो गया तो कह देंगे मनुष्य ठंडा पड़ गया, अर्थात इंसान मर गया है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे टेम्परेचर चला जाए तब भी खतरा है। 110 डिग्री जैसे बुखार होता है ना, 102 डिग्री 103 डिग्री कहते हो, तो तुम सेल्सियस में मत समझो उसे, फ़ारेनहाइट में है महाराज। सेल्सियस में 100 डिग्री का मतलब समझते हो, कहानी बहुत पहले ख़त्म हो जाएगी होगी। ठीक है, 43.3 डिग्री के ऊपर है सेल्सियस में अगर हो गया तो कहानी ख़त्म, क्योंकि 110 डिग्री को बदलने के लिए दिए थे होमवर्क, अगर बदले हो गए 43.3 डिग्री सेल्सियस आया होगा। हाँ, इसलिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी होमवर्क में दिए थे पिछली क्लास में कि सेल्सियस में बदल के देख लो। इसको बदले होंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस आया होगा। तो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 43.3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप संभव नहीं जीवित मनुष्य के शरीर का। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कहोगे कहीं कहीं 98.6 देता है या 37 डिग्री सेल्सियस देता है, उसको भी समझाता हूँ। समझिए क्या होता, तो ये है क्या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस में बदलो तो सेल्सियस में आएगा, जो कुछ बच्चे बदल के बताए भी थे 36.88 डिग्री आया होगा। इस 8 को हटाओ तो इसके पहले आप कर सकते हो 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस, यही सही है आंसर। दोनों सही है, फ़ारेनहाइट में इतना, सेल्सियस में इतना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप यही होता है। अब इसे लगभग में लोग क्या कर देते हैं, बुक भी इसी को लगभग में, अप्रॉक्सीमेट, लगभग, देखो चिड़िया की तरह उड़ा दिए, लगभग इसी को हम लोग मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9। और जब इसको बदलोगे फ़ारेनहाइट में तो ये आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये लगभग बराबर है। ऊपर वाले एग्जैक्ट सही होते हैं अगर ये सब विकल्प रहे, ऊपर दोनों में से कोई एक रहे और नीचे कोई भी विकल्प रहे तो ऊपर वाला उत्तर सही मारेंगे। बात समझ रहे हैं? अब ये मत पगलई कर दो कि सर ऊपर ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, तो कौन सा मारेंगे। पहली बात तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो दोनों नहीं देगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर कहे थर्मामीटर कौन सा होता है तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, सेल्सियस नहीं। तो उसका जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में है वही सही है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू इसका सबसे सही है। और जिसे आप अगर सेल्सियस में बदलते हो 36.9 डिग्री सेल्सियस आता है, जिसे 37 मान लेता है। अब मान लो क्वेश्चन में ये दिया हो कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मारोगे? 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 नहीं। हाँ, अगर ये सब नहीं है ऊपर तो 37 मार देंगे। कह दिया कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, तो 37 मार दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लगभग बराबर है। 98.4 डिग्री ना हो तो 98.6 मार सकते हो। लेकिन ऑप्शन में अगर मान लो कि कह दिया 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब ये वाला मारेंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बहुत सी किताबें 98.6 मार रही हैं, 98.6 डिग्री मारते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, ठीक ठाक कंपटीशन में, और 98.4 आंसर सही है। 98.6 मारोगे तो 37, इसका मतलब आप 37 डिग्री सेल्सियस को बदल रहे हो किसमें? फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 तो आ ही जाएगा। तो ओरिजिनल पैमाना क्या है? ओरिजिनल है 98.4, ऊपर लिखा हूँ देख लो, ठीक। तो समझ लेना, तब आराम से लगाना। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है। और क्यों पूछेगा कि निचला सिरा क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर का 95 क्यों लिखा होता है? क्योंकि बताओगे जीवित मनुष्य के शरीर का न्यूनतम ताप हो, इसके नीचे ताप ही नहीं संभव, तो क्या ज़रूरत है। 110 ऊपर ही क्यों लिखा होता है? क्योंकि अधिकतम इतना है। स्वस्थ कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल आपको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसी अशुद्ध तापमापी पर चिन्ह गलत लग गया है। यह है जल के हिमांक को 5 डिग्री सेल्सियस, क्या करा है? जल के हिमांक को 5 डिग्री सेल्सियस था, क्वथनांक को, वही जल के क्वथनांक को 110 डिग्री सेल्सियस पड़ता है। तो इस तापमापी द्वारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ा जाएगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ेगा, यही बताना है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, जादुई तरीका, आप उससे लगा लीजिएगा। ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, इधर शुद्ध या सही गलत लिख सकते हो, इधर अशुद्ध, ठीक। एक तरफ शुद्ध एक तरफ अशुद्ध कर दिए, बॉर्डर के इस तरफ शुद्ध उस तरफ अशुद्ध। अब अशुद्ध तापमापी इधर है, शुद्ध वाला इधर है। कह रहा है जल के हिमांक को 5 डिग्री, तो हिमांक नीचे, एक को नीचे लिख लो एक को ऊपर। जैसे कि टेम्परेचर लिखते थे, यहाँ बनाते थे ना आप ऐसे, तो एक लोअर पॉइंट लिखते थे, एक अपर पॉइंट लिखते थे ना, एक लोअर पॉइंट एक अपर पॉइंट, इसका कुछ नाम होता था पैमाने का, कुछ भी नाम रख दो। सेल्सियस होता सेल्सियस लिख दो, फ़ारेनहाइट होता फ़ारेनहाइट लिख दो, केल्विन होता केल्विन, आप अपना नाम रोहित मोहित सोहित लिख दो, आर लिख लो, किसी का नाम लिख दो, जेड लिख दो, कोई नया पैमाना है जिसका कोई नाम ही नहीं। तो कैसे लगाते थे? याद होगा, जेड माइनस एल अपान यू माइनस एल, समझाए थे पिछली क्लास में, पिछली क्लास जरूर देख लेना, इस तरह से बताए थे ना। ठीक वही काम यहाँ करना है। ये लाइन मतलब पैमाना है, स्केल है, कोई बात नहीं। जल का हिमांक कितना होता है पता है? पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो शुद्ध होता है, लेकिन इस शुद्ध को पढ़ता कितना है? सर 5 डिग्री सेल्सियस पढ़ता है, 0 को 5 पढ़ता है, अच्छी बात है। क्वथनांक को कितना पढ़ता है? शुद्ध क्वथनांक कितना होता है जल का? सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 ऊपर लिख दिए। और पढ़ता कितना है? 110 पढ़ता है, इसका हम लोग क्वथनांक को 110 डिग्री सेल्सियस पढ़ता है। सवाल बन रहा है कि नहीं? देख लो, लोअर पॉइंट मिल गया, अपर पॉइंट मिल गया, ये लोअर है ये अपर है, मिल गया। अब क्या कर रहा है? ये तापमापी 50 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ेगा? तो शुद्ध पर वो क्या कर रहा है? 50 को पढ़ेगा क्या? यह तापमापी मानी अशुद्ध वाला क्या पढ़ेगा? पता नहीं सर, तो मान लो टी पढ़ेगा, क्या मान लो टी पढ़ेगा, टी। देखिए ये अपर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ठीक। और ये टेम्परेचर हो गया कुछ जेड। तो हमारा फार्मूला क्या था? जेड माइनस एल अपान यू माइनस एल। सर जेड क्यों लिए? जेड ऐसे ही मनमानी मान लिए, तुम कुछ भी मान लो, यस मान लो, क्यू मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, ये कोई पैमाना है। तो यही फार्मूला सेट कर देना है, दोनों तरफ लगा के बराबर कर दो। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब सी एफ के आर में संबंध बता रहा था, बताया ना सब बराबर होते हैं। तो
तो यही चीज़ सब में लगा दो, सब बराबर होंगे, चाहे जैसा सवाल है आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है सर। तो टी वाले में यही लगाएं, हाँ लगाओ। टी माइनस क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट 5 अपान अपर माइनस लोअर 100 माइनस 5, देख लो 110 अपान 5, सॉरी माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जैसे इधर की हो इधर भी कर लो। तो 50 माइनस 0 अपान 100 माइनस 0 100 माइनस 0। तो ये देखो 50 दूना 100, 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो 2 का क्रॉस करो, 2t माइनस 10, देखो 2 का कर दिया 2t माइनस 10, 110 में से 105 गया तो क्या हो जाएगा 105, पक्षांतर करो, 2t बराबर 105 प्लस 10 कितना 115, t बराबर क्या आ जाएगा 115/2, 2 पंचे 10, कितना बचा सर 15, ठीक 15 से कटाओ, 2 सते 14, 2 पंचे 10, हमें लगता है हमने सही किया है। तो 57.5 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा, देख लो समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन ये है कि किसी अशुद्ध तापमापी चिन्ह गलत लग गया है, 0 डिग्री सेल्सियस को -10 डिग्री सेल्सियस था, जल के क्वथनांक को 95 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, तो इस तापमापी द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ा जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगा दें, तब आपको एक होमवर्क दे दें इस पर, अशुद्ध तापमापी वाला है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। अब फिर वही बात, आप समझ गए होंगे क्या करना है। तुरंत एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक तरफ शुद्ध एक तरफ अशुद्ध कर लेंगे, ये पूरा सी मेथड लगाओ, तुरंत उत्तर पाओ। अब इधर देखो, एक सिरा क्या है 0, 0 को क्या पड़ता है वो, देखो 0 को -10 पड़ता है, तो शुद्ध वाले पे 0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को क्या पड़ता है -10 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, लिख दिए। फिर क्या कहता है, जल के ही क्वथनांक माने 100 डिग्री सेल्सियस सर, 100 को क्या पड़ता है 95, 100 को क्या पड़ता है अशुद्ध वाला 95 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है इस तापमापी माने किसकी बात हो रही, अशुद्ध की, तो इस तापमापी द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ा जाएगा। इसका मतलब वो कह रहा है 40 डिग्री को क्या पढ़ोगे वो बताओ, शुद्ध वाले पे 40 है, तो वो अशुद्ध वाला क्या पढ़ेगा, नहीं पता, टी मान लो, काम खत्म। फिर वही सिमेट्री लगा दो, आंसर आ जाएगा। सिमेट्री कैसे लगाएं, तो वही चीज़ जैसे हम बताए थे, याद होगा, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ये कुछ जेड हो गया, तो जेड माइनस यल अपान अपर माइनस लोअर लगा दो, सब में बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी को सिमेट्री कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटाते हैं और लगाते हैं, बार बार नहीं इसे बताना है, अपने आप अभ्यास हो जाएगा तो आप मन बना देंगे। चलो करते हैं, टी माइनस क्या -10 है, तो -10 डिग्री सेल्सियस रख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस है तो माइनस में नहीं रखेंगे, पहले माइनस है तो ये जो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में रखेंगे, प्लस रूप में है तो प्लस रूप में रखेंगे, माइनस रूप में है तो माइनस रूप में। तो माइनस तो हम टी माइनस पहले कर दिए, लेकिन ये जैसे है वैसे उठा के रख दिए। 95 माइनस, फिर अपर माइनस लोअर होता है, 95 माइनस -10, सही है कि नहीं, देख लो सीधा सीधा, बराबर क्या हो जाएगा, बीच माइनस दिस, इसे किए थे, तो 40 माइनस 0 अपान 100 माइनस 0, यही तो किए हो। चलो कटाओ, ये टी प्लस क्या हो जाएगा, टी प्लस 10 अपान 95 और 10 जोड़ोगे क्या हो जाएगा सर 105 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे, कटा दो, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो मतलब 2/5 आ गया सर, 2/5 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 का ये गुणा 5t प्लस 50 बराबर 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10 और 2 2 20 1 21। ठीक है, अब 50 उसमें माइनस करो, 5t बराबर क्या हो जाएगा, 50 ले जाओ माइनस करो, तो 50 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 160। तो t का वैल्यू निकालो, t बराबर 160/5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, देख लो क्या आ गया 32 डिग्री सेल्सियस, क्या आ गया 32 डिग्री सेल्सियस पढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे आपकी बुक में जो सवाल दिया है वो भी कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, परेशान ना होइएगा, आराम से कर लीजिएगा। एक सवाल हम होमवर्क दे रहे हैं, वो भी आपको करके आंसर बताना है। 6 सवाल होमवर्क हम पहले दे चुके हैं, एक सवाल और देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि किसी तापमापी पर चिन्ह गलत अंकित हो गया, जल के हिमांक को 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस पड़ता है, तो यह तापमापी 80 डिग्री सेल्सियस को क्या पढ़ेगा। ठीक, ये आप सॉल्व करके कमेंट में देंगे। ये 7 नंबर सवाल है। ठीक, इससे पहले 6 सवाल हम दे चुके हैं होमवर्क। ठीक, तो 6 सवाल होमवर्क अंदर दिया गया है, उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। 7वां नंबर ये है, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, और इस तरह से आपका ताप वाला चैप्टर समाप्त हो जा रहा है और हम लोग अब विशिष्ट उष्मा गुप्त उष्मा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो ताप का क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए। आशा करता हूं अगर आप लेक्चर दोनों पहला और दूसरा अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो 90% से ज़्यादा जो लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो हो सकता है 100% क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, आप प्रयास करिए, मेहनत करिए और लगा लीजिए, सफल होइए। एक ही उद्देश्य आप पालिए कि वो सफल होना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए लगाइए सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लगा के सवाल आंसर दीजिए।